वेलकम बच्चा लोग। आई एम अरुण ओझा, सीनियर केमिस्ट्री फैकल्टी इन रेजोनेंस। टुडे वी आर स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री, ITC, इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री, which is a very first topic in 11th class. This recording is useful for JA batches as well as JA batches for IIT Advanced as well as Mains. So the first concept we are going to learn is based on LOC. LOC is the short form, Laws of Chemical Combinations. I am repeating कि Laws of Chemical Combination जो कि हम आगे डील करेंगे। तो Laws of Chemical Combinations कई साइंटिस्ट ने खूब सारे एक्सपेरिमेंट करे, उन एक्सपेरिमेंट पर जो कंक्लूजन निकले उनको उन्होंने नाम दिया लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। और उसी पर जॉन डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी प्रपोज की। उस एटॉमिक थ्योरी के क्या क्या प्रपोजल्स हैं हम उनके बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। आप देख रहे होंगे बोर्ड पर मैंने 6 पॉइंट लिखे हुए हैं। इन 6 पॉइंट को वन बाय वन में एक्सप्लेन कर रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट है ईच एलिमेंट मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। ईच एलिमेंट मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। तो यहां एक नया शब्द हम सीख रहे हैं, वो शब्द है एटम। इस एटम की बहुत पुरानी हिस्ट्री है। यह नाम क्यों दिया गया? ग्रीक लैंग्वेज में एटम वर्ड आया एटोमोस से, एटोमोस। और एटोमोस का मीनिंग होता है ऐसी चीज जिसको डिवाइड नहीं कर सकते, जिसका फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब इसी नाम में इसका अर्थ भी छुपा हुआ है कि एटम वो चीज है जो कि फर्दर डिवाइड नहीं हो सकती। ये उस वक्त सच था। अब इसकी सच्चाई कितनी है? इसकी सच्चाई है कि सच है ये कि हम केमिकल रिएक्शन में एटम को डिवाइड नहीं कर सकते। आगे जाके हम सीखेंगे कि कुछ तरह की रिएक्शन जिनको हमने नाम दिया है न्यूक्लियर रिएक्शन, जहां पर कि एटम का डिवीजन या दो एटम को मिलाना, जिन्हें कि हम फ्यूजन और फिशन, फ्यूजन मींस दो हल्के हल्के एटम को मिला देना। बेसिकली इसमें न्यूक्लियस मिलते हैं, तो दो हल्के हल्के न्यूक्लियस मिलने से फ्यूजन होता है और एक हैवी न्यूक्लियस के ब्रेक होने से लाइटर न्यूक्लियर बनते हैं, उसको हम फिशन करते हैं। लेकिन ये सब न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं, ये केमिकल रिएक्शंस नहीं है। अभी हम केवल फोकस कर रहे हैं केमिकल चेंजेस पर। आई होप पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि दुनिया का कोई भी एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट हमें पता है पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट हैं, वो सब एलिमेंट किससे बने हैं? छोटे छोटे पार्टिकल, जिनको हमने नाम दिया एटम। इन एटम के बारे में हम आगे क्या बोलते हैं? एटम्स कैन पार्टिसिपेट इन केमिकल चेंजेस। तो केमिकल चेंजेस में जो बेसिक यूनिट है जो पार्टिसिपेट करेगी या जिसकी वजह से केमिकल चेंज हो रहा है, वो बेसिकली हमेशा एटम ही होता है। इसका सेकेंड पॉइंट है कि ऑल एटम ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन साइज एंड मास, बट they differ from atoms of another element in size and mass. जो लैंग्वेज है वो कहती है कि एक एलिमेंट के जितने भी एटम होंगे, मतलब जो एलिमेंट है वो बेसिकली क्या है? कलेक्शन ऑफ सिमिलर एटम्स। जैसे हीलियम है, उसमें हीलियम के एटम है। हाइड्रोजन एज ए एलिमेंट, उसमें हाइड्रोजन के एटम है। नाइट्रोजन एज एन एलिमेंट, उसमें नाइट्रोजन की एटम है। सोडियम एज एन एलिमेंट, उसमें केवल सोडियम के ही एटम है। सारे के सारे एटम आइडेंटिकल हैं, एक जैसे हैं, उनकी साइज भी एक जैसी है और उनका मास भी एक जैसा है। यहां हम शेप की बात नहीं करते। शेप हमने अज्यूम की हुई है कि हम स्फेरिकल शेप मान के चलेंगे। ये हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर पर बेस्ड अजम्पशन है कि भाई एटम को हम स्फेरिकल मास के चलते हैं, स्फेरिकल मान के चलते हैं। तो छोटा स्फीयर, बड़ा स्फीयर, लाइक दैट, राइट। तो एक एलिमेंट के सारे एटम मास और साइज में एक जैसे ही होंगे, लेकिन दूसरे एलिमेंट के एटम से वो डिफरेंट होंगे। किसमें? साइज और मास में। ओके, अगला पॉइंट हमारा थर्ड,
एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट एटम्स possess डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या आएगा? फिजिकल प्रॉपर्टीज में साइज और मास के अलावा उसकी हार्डनेस कितनी है, उसकी थर्मल कंडक्टेंस कितनी है, ठीक है, डेंसिटी कितनी आएगी, ये सारी चीजें फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ गई। केमिकल प्रॉपर्टीज में ये है कि भाई वो एयर से रिएक्शन करेगा नहीं करेगा, वाटर से रिएक्शन करेगा नहीं करेगा, एसिड बेस से कैसे बिहेव करता है, ये सारी चीजें केमिकल प्रॉपर्टीज में आ गई। तो हर एलिमेंट के जो एटम हैं उनका फिजिकल और केमिकल बिहेवियर डिफरेंट होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे ये इनऑर्गेनिक का बेसिक बनेगा और हमारे काम आने वाला है। ऑब्वियसली इस डाल्टन थ्योरी, जो कि बहुत पुरानी थ्योरी है और टोटली एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड है, ये थ्योरी एक मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी भी इसके बाद हम बात करेंगे, लेकिन फिर भी इस थ्योरी की रिलेवेंस कहीं खत्म नहीं होती है, इसलिए इसको समझना और पढ़ना जरूरी है। अगला पॉइंट है 4th नंबर, एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, दैट इज रिमेन कंजर्व्ड ड्यूरिंग केमिकल चेंजेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे जाके ये बेस बनेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। साइंस में 3 लॉज कंजर्वेशन के बड़े इंपॉर्टेंट हैं। पहला जो है वो मास कंजर्वेशन का लॉ है, दूसरा लॉ है एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ, और तीसरा लॉ है चार्ज कंजर्वेशन का लॉ। इन तीनों की लैंग्वेज सिमिलर है, जैसे मास कंजर्वेशन की लैंग्वेज है कि एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, दे रिमेन कंजर्व। तो ये तीनों बेसिक लॉ हैं, ये हमें फॉलो करने होते हैं साइंस में। ओके, तो एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, दैट इज रिमेन कंजर्व्ड ड्यूरिंग केमिकल चेंजेस। ये चीज आगे जाके फिर काम आएगी। मोल कंसेप्ट में हम एक बड़ा फेमस लॉ पढ़ेंगे, दैट इज पीओएसई, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। उसका बेस यही है, उसका बेसिक कंसेप्ट यही है। अगला 5th पॉइंट है, एटम कैन कंबाइन केमिकली। इस वर्ड पर ध्यान दीजिए आप, एटम कैन कंबाइन केमिकली। जब भी एटम का कॉम्बिनेशन होगा तो एक केमिकल रिएक्शन के बाद ही मॉलिक्यूल या कंपाउंड बनेगा। अगर एटम कंबाइन नहीं होते हैं तो वो मिक्सचर कहलाएगा, उसको हम कंपाउंड नहीं बोल सकते। ठीक है, तो फिजिकल मिक्सिंग से, केवल उनके मिक्स होने से कंपाउंड नहीं बनता जब तक कि वो केमिकली रिएक्ट ना करें। मैं थोड़ा सा आपको हिंट देता हूं यहां पर कि केमिकल रिएक्शन का, भाई केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है, एटम दे आर कंबाइनिंग। सिंपल लैंग्वेज में बोला है, एटम जुड़ रहे हैं। एटम को जोड़ने वाला गोंद या ग्लू इलेक्ट्रॉन है। केमिकल बॉन्डिंग में इस चीज को हम सीखेंगे आगे जाके कि एटम जुड़ते कैसे हैं, मॉलिक्यूल कैसे बनता है, ठीक है, उनमें केमिकल कॉम्बिनेशन कैसे होता है। तो एटम्स कैन कंबाइन केमिकली इन फिक्स्ड मास रेशो, ये दूसरी काम की चीज है। आगे जाके ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक बनता है किस चीज का, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। जो ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, उससे हमने ये कंक्लूजन निकाला कि एटम जब भी कंबाइन होते हैं ऑब्वियसली केमिकली इन फिक्स मास रेशो टू फॉर्म मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड। सबके समझ में आ गया कि मॉलिक्यूल और कंपाउंड जब बनेंगे तो उसमें सिमिलर एटम भी हो सकते हैं, डिफरेंट एटम भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। वो सारे एटम जब कंबाइन होंगे कैसे, केमिकली, और किसमें, फिक्स मास रेशो में, तब जाके मॉलिक्यूल और कंपाउंड बनेगा। आखिरी पॉइंट है इसका कि जब भी हम किसी कंपाउंड की बात करते हैं, गिवन कंपाउंड, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड, ध्यान दीजिए, नंबर भी फिक्स्ड है और काइंड ऑफ एटम भी फिक्स्ड है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने 2 एग्जांपल लिए, H2O, H2O2, और ले लेता हूं मैं एग्जांपल CO और CO2। बड़े फेमस 4 कंपाउंड हैं, लगभग सब बच्चे जानते होंगे इसके बारे में। ये वाटर है, वाटर में हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम है, लेकिन इस नंबर को चेंज कर दिया जाए कि हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन के 2 एटम, तो ये कंपाउंड केमिकली भी डिफरेंट है, फिजिकली भी डिफरेंट है, इसका नाम भी डिफरेंट है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। जिनको नाम नहीं पता वो नोट कर सकते हैं। ये वाटर मॉलिक्यूल है, ये हाइड्रोजन परऑक्साइड मॉलिक्यूल है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है विच इज ए पॉइजनस गैस। इसमें कार्बन का 1 एटम है और ऑक्सीजन का भी 1 एटम है। इसी में देखें अगर हम कार्बन और ऑक्सीजन, अब कार्बन का 1 एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम, द नेम एंड प्रॉपर्टीज ऑफ दिस कंपाउंड आर डिफरेंट, विच इज नोन एज कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आ गई बात?
तो इन ए गिवन कंपाउंड द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स इज कांस्टेंट। ठीक है। और अगर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल लें इसमें हम, जैसे हम बात करें C12, H22, O11, इट इज बेसिकली सुक्रोज। सुक्रोज में आप देख रहे हैं कार्बन के 12 एटम है, हाइड्रोजन के 22 एटम है, 12 एटम ऑफ कार्बन, 22 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 11 एटम ऑफ ऑक्सीजन। नाउ इट इज ए सुक्रोज। तो 3 तरह के एटम हैं, उनके नंबर भी हैं और ये फिक्स्ड है। ठीक है। ओके, सो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बाद इसमें कुछ करेक्शंस कर रहे हैं हम, उसको नाम दे रहे हैं मॉडर्न एटॉमिक हाइपोथेसिस। मॉडर्न एटॉमिक हाइपोथेसिस में 5 पॉइंट लिखे हैं मैंने। सबसे पहला पॉइंट है एटम इज नो लॉन्गर इंडिविजिबल। इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री के बाद अगला टॉपिक हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर होगा। उस एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम सीखेंगे कि एटम के अंदर भी फंडामेंटल पार्टिकल हैं। 3 फंडामेंटल पार्टिकल के बारे में हम सीखेंगे और समझेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसके अलावा देयर आर वेरियस मेनी मोर पार्टिकल्स आर देयर इन एटम। तो एटम इज नो लॉन्गर इंडिविजिबल। सबसे पहला पॉइंट हमारा यह हो गया। दूसरा पॉइंट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट मे हैव डिफरेंट मास। एक ही, अभी हमने लास्ट जो देखा उसमें हमने क्या सीखा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में, कि एक एलिमेंट के सारे एटम मास में सेम होते हैं, लेकिन यहां हम सीख रहे हैं कि उसका डिफरेंट, उसका एक बिल्कुल ही वहां जो सीखा उसका उल्टा जा रहे हैं हम, कि एटम ऑफ सेम एलिमेंट मे हैव। ध्यान दीजिए, हर जगह जरूरी नहीं है, मे हैव, कई जगह होता है और कई जगह नहीं होता। मे हैव डिफरेंट मास, इनको हमने नाम दिया है आइसोटोप्स। ये नया वर्ड है आपके लिए, आइसोटोप्स, इनको हम नाम देते हैं आइसोटोप। आइसोटोप का मतलब होता है कि मास डिफरेंट है लेकिन एलिमेंट सेम है। कार्बन कार्बन और दोनों का मास अलग अलग है, 12 और 14। ऐसे ही क्लोरीन में भी हम देखें तो क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। इसके अलावा और भी कई आइसोटोप हैं, ऑक्सीजन के हैं, नाइट्रोजन के हैं, सोडियम के हैं, आयोडीन के हैं। ठीक है, तो इनको हम नाम देंगे आइसोटोप। ठीक है, इसमें क्या होगा, मास डिफरेंट होगा। ये जो मैंने सिंबल लिखे हैं, मैं इन सिंबल को भी एक्सप्लेन करने वाला हूं कि ये सिंबल का मीनिंग क्या होता है। कि मैंने कार्बन लिख के ऊपर 12 और 6 लिखा, अभी इसको हम पूरा समझते हैं और इनका मीनिंग क्या है वो सारी बातें करते हैं। ठीक है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट मे हैव सेम मास। तो ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से डिफरेंट हमारा एस्पेक्ट हो गया कि एक अलग अलग एलिमेंट के जो एटम है उनका मास सेम भी हो सकता है। इससे पहले हमने सीखा कि एक ही एलिमेंट के एटम का मास अलग अलग हो सकता है। अब हम सीख रहे हैं कि अलग अलग एलिमेंट के एटम का मास सेम भी हो सकता है। इनको हमने नाम दिया आइसोबार्स। आइसोबार का मतलब सेम मास वाले, आइसोटोप का मतलब डिफरेंट मास वाले। ठीक है, आइसोबार में क्या है, एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट है, जैसे आर्गन है और कैल्शियम है। दोनों का मास 40-40 है लेकिन इनके एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। ये वर्ड मैंने एटॉमिक नंबर यूज तो कर लिया, मैं भी थोड़ी देर बाद इसको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि 18 और 20 इनके एटॉमिक नंबर अलग अलग हैं और इनके मास नंबर 40-40 है। ठीक, 4th पॉइंट है कि इन न्यूक्लियर रिएक्शन मास एनर्जी चेंजेस टेक्स प्लेस। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो न्यूक्लियर रिएक्शन है उसमें मास कंजर्व नहीं होता है। वहां एक हैवी न्यूक्लियस लाइटर न्यूक्लियस में ब्रेक करता है और या फिर 2 लाइटर न्यूक्लियस मिलके एक हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं। इनको हमने नाम भी दिए थे। पहले वाले को जब हैवी न्यूक्लियस ब्रेक होता है तो फिशन, और दूसरे वाले को जहां लाइटर न्यूक्लियस मिल जाते हैं उनको हमने बोला फ्यूजन। इनमें क्या होता है भाई कि मास कंजर्व नहीं रहता। तो मास गया कहां, मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। इसको आइंस्टीन की जो फेमस इक्वेशन है E = mc², उससे एक्सप्लेन करते हैं, जहां पर E एनर्जी है, m मास है जो एनाइलेटेड हो गया, डिसअपियर हो गया, और c जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है। इसको अगर आप सिंपल लैंग्वेज में ध्यान रखना चाहें या सिंपल, ये बड़ा काम का रहेगा, आगे फिजिक्स में भी काम आने वाला है आपका, कि 1 AMU मास डिफेक्ट। अभी ये समझ में इतना नहीं आएगा क्योंकि AMU क्या होता है ये मैंने नहीं बताया, अभी आप इसको लिख लीजिए
आगे इसको हम समझेंगे। एक AMU मास डिफेक्ट जो होता है वो इक्वलेंट टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कई बच्चों के बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, बस इसको ऐसे ही याद करने के हिसाब से भी आप लिख लो कि भाई एक AMU मास जब डिफेक्ट, मास डिफेक्ट का मतलब मास डिसअपियर हो गया, मास इनहाइलेटेड हो गया, मास गायब हो गया, और वो कितनी एनर्जी में चेंज हुआ, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बेसिकली इसी इक्वेशन का आउटकम है, ठीक है। और फिफ्थ पॉइंट है हमारा, एटम मे नॉट कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियो। एक्चुअली जो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है उसमें, फिर उसके बाद लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है या लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन और है, उनमें हम सीखते हैं कि एटम जब कंबाइन होते हैं तो हमेशा वो एक सिंपल होल नंबर रेशो में होते हैं। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं कैसे। जैसे एक मॉलिक्यूल लिया मैंने ग्लूकोज का, ठीक है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है C6H12O6, राइट। इसमें 3 एटम है, कार्बन का एटम है, हाइड्रोजन का एटम है और ऑक्सीजन का एटम है। इनका मैं नंबर का रेशो देखूं तो ये रेशो है 6:12:6। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर लूं तो ये 1:2:1 हो जाता है। ये लॉ हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लेकिन हर बार ऐसा हो ये जरूरी नहीं है। अगला जो मॉलिक्यूल मैं ले रहा हूं वो C12, अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था C12H22O11। इसमें जो नंबर है उनका रेशो क्या है, ये है सुक्रोज, शुगर बोलते हैं जिसको हम, कॉमन शुगर। तो इसमें जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम है वापस से, इनका रेशो है 12, 22 और 11। इसको आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। जैसे हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया था वैसे ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, राइट। तो ये जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन हमने किए हैं, इन मॉडिफिकेशन को भी हमें ध्यान रखना है। ओके, सो अभी मैंने आपसे कहा कि सिंबल ऑफ एटम, वो सिंबल लिख रहा हूं मैं, उस सिंबल को किस तरह समझना है आपको। देखें, ये मैंने एक सेंटर में बिल्कुल लिखा है कि एक्स कोई भी एलिमेंट का सिंबल है, उस सिंबल में जो सबस्क्रिप्ट पार्ट है और सुपरस्क्रिप्ट पार्ट है। कई बार आपको क्या होगा कि ये यहां दिखेगा, ये यहां दिखेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप एक तरफ भी लिख सकते हैं दोनों को, ए सबस्क्रिप्ट में, जेड को, ए को सुपरस्क्रिप्ट में सॉरी, और जेड को सबस्क्रिप्ट में, और इस सबस्क्रिप्ट को उठा के आप यहां भी ला सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ए और जेड के मीनिंग है, ए इज द मास नंबर, जेड इज द एटॉमिक नंबर। एक रिलेशन और है इसमें, नाउ ए जो मास नंबर है वो बेसिकली सम है किसका, Z प्लस एन का। Z प्लस एन, Z इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो बेसिकली जो एटॉमिक नंबर है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन है। तो आप यूं कह सकते हैं कि बिना प्रोटॉन के एटम नहीं बनेगा। ऐसा कोई भी एटम नहीं है जिसमें प्रोटॉन नहीं हो, तो Z की वैल्यू 0 कभी नहीं हो सकती। Z 1 2 3 4 ऐसे इंटीजर में चलता जाएगा, राइट। और Z प्लस एन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन को जोड़ते ही हम बोलते हैं इसको नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन वर्ड का मतलब है ये दोनों ही पार्टिकल न्यूक्लियस में मिलेंगे, इसलिए इनको हम कंबाइंडली न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। तो Z इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन, N इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। दोनों को ऐड करने पर एटम का टोटल मास आ जाता है। एक तीसरा पार्टिकल और मैंने यहां डिस्कस नहीं किया, वो है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन चार्ज बैलेंस के लिए रहता है क्योंकि प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, और इलेक्ट्रॉन पर प्रोटॉन का जस्ट अपोजिट नेगेटिव चार्ज है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में चार्ज बैलेंस करते हैं और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन में ऑब्वियसली मास होता है, लेकिन हम इलेक्ट्रॉन के मास को एटम के मास में कंसीडर नहीं कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि मैंने जो एटम का कंप्लीट मास ए लिखा है उसमें केवल प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास लिया है, इलेक्ट्रॉन के मास को हमने नेग्लेक्ट कर दिया है। इसको मैं एक एक्सप्लेन से, हाइड्रोजन के 3 फेमस आइसोटोप हैं, H11 जिसे हम नॉर्मल हाइड्रोजन कहते हैं, H21 जिसे हम ड्यूटेरियम भी कहते हैं, सिंबल कैपिटल डी। कैपिटल डी लिखते वक्त आपको 2 और 1 शो करने की जरूरत नहीं है, वो डी से अपने आप अंडरस्टूड है कि यह ड्यूटेरियम है। ऐसे ही ट्राइटियम तीसरा वाला हो गया T, जिसमें कि हाइड्रोजन में
मास नंबर है 3 और एटॉमिक नंबर वही 1 है। तो आप देख रहे हैं इन तीनों को मैंने बोला आइसोटोप, क्यों? तीनों में एटॉमिक नंबर सेम है 1 1 1, लेकिन तीनों का क्या डिफरेंट है? मास नंबर 1 2 एंड 3। इसका सिंबल H है, इसका अगर आपको नंबर नहीं लिखना है तो सिंबल D हो जाएगा, नंबर नहीं लिखना है तो सिंबल T हो जाएगा। यहां मैंने Z लिखे हैं इनके एटॉमिक नंबर, चूंकि ये आइसोटोप हैं, तीनों के एटॉमिक नंबर सेम होंगे और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इनमें डिफरेंट आएंगे। हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन नहीं है, ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन है और टाइटेनियम में 3 न्यूट्रॉन है। ठीक, तो आइसोटोप, इसको सम अप करते हैं। आइसोटोप के अंदर सेम Z होगा लेकिन डिफरेंट N होगा। नीचे एग्जांपल लिखा हुआ है, क्लोरीन जो पहले लिखा था वही, क्लोरीन 35 17, क्लोरीन 37 17। दोनों में क्या डिफरेंट है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यहाँ न्यूट्रॉन 18 है, यहाँ न्यूट्रॉन 20 है। आइसोबार्स में क्या होगा? डिफरेंट Z होगा क्योंकि एलिमेंट अलग अलग हैं, तो एलिमेंट बदलते ही Z बदल जाता है, लेकिन आइसोबार्स हैं तो इनका सेम ए होगा, मास नंबर सेम होगा। जैसे हमने लिखा था आर्गन 40, ऐसे ही कैल्शियम में भी 40 लिखा हुआ है, लेकिन दोनों के एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। तो आप ये समझ जाइए कि जैसे ये सिंबल चेंज हुआ Z अपने आप चेंज हो जाएगा, क्योंकि सिंबल चेंज होने का मतलब है एटम चेंज हो गया। एटम चेंज हो गया तो उसका एटॉमिक नंबर भी चेंज हो गया। दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट है। एक चीज और आप ध्यान रख सकते हैं, एक वर्ड और कभी बार मिलेगा आपको देखने को, दैट इज आइसोटोन्स। आइसोटोन वर्ड का मतलब है सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ऐसे एलिमेंट या ऐसे एटम्स जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल हैं, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है, फास्फोरस 31 15, सल्फर 32 16। अगर आप डिफरेंस लेंगे 31 माइनस 15 तो 16 आएगा, ऐसे 32 में से माइनस करेंगे 16 तो वापस से 16 आएगा। तो दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल हैं, दोनों एलिमेंट अलग अलग हैं, दोनों के मास नंबर अलग अलग हैं, दोनों के एटॉमिक नंबर अलग अलग हैं, लेकिन दोनों में सेम क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इससे बने, इसको नाम दिया हमने आइसोटोन्स। ओके, तो जो अभी हमने एटम का सिंबल देखा, उसमें आगे जब कैलकुलेशन करनी होगी आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो उसमें कुछ और आगे सीखे अपन कि जिनको हम न्यूट्रल स्पीशीज कहते हैं। स्पीशीज वर्ड का मतलब कुछ भी हो सकता है, एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है। ठीक है, तो एटम या मॉलिक्यूल अगर वो न्यूट्रल है तो उस पर कोई चार्ज शो नहीं किया जाएगा। जैसे सोडियम एटम हो गया, मॉलिक्यूल हो गया, सिमिलर एटम से बना हुआ N2, और ये मॉलिक्यूल हो गया, डिफरेंट एटम से बना हुआ मॉलिक्यूल। इन पर कहीं कोई चार्ज शो नहीं कर रखा। चार्ज हमेशा सुपरस्क्रिप्ट में यहां इस जगह शो किया जाता है। ठीक है, तो ये सब न्यूट्रल स्पीशीज हैं। चार्ज्ड स्पीशीज दो तरह की हो सकती हैं, या तो वो कैटायन हो सकते हैं या फिर वो एनायन हो सकते हैं। ठीक है, कैटायन का मतलब पॉजिटिव चार्ज, एनायन का मतलब नेगेटिव चार्ज। जब भी हमें कोई कैटायन दिखे तो हमें क्या करना है? डिडक्ट इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू चार्ज। उस पर जितना भी चार्ज क्रिएट किया गया है, हर एक इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल चार्ज 1 रखता है, तो जितना उस पर चार्ज दिख रहा है उतना चार्ज मुझे कम करना पड़ेगा, तब मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नजर आएंगे। ध्यान रहे, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही एनायन में जब भी हमें एनायन पे नेगेटिव चार्ज दिखेगा तो जितना फंडामेंटल चार्ज दिखेगा उसी हिसाब से हमें उसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करना होगा। ठीक है, मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, मैं इनको एक्सप्लेन करता हूं, साथ साथ मैंने इनके कंप्लीट सिंबल यहां आपके लिए लिख दिए हैं ताकि आपको समझ में आए। हाइड्रोजन 11, कार्बन 12 6, नाइट्रोजन 14 7, सोडियम 23 11। अब मैं हर स्पीशी में नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट करने जा रहा हूं। ठीक, सबसे पहले हम सोडियम की बात करेंगे। सोडियम में हम बात करेंगे कि भाई इसमें कितने प्रोटॉन है P, इसमें कितने न्यूट्रॉन है N, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है E। ये सबके स्टैंडर्ड सिंबल हैं, इन सिंबल को आप फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हमने लिया सोडियम। अब सोडियम को हम साइड से देखेंगे तो सोडियम का सिंबल क्या है हमारे पास? सोडियम है 23 11। इसका मतलब इसमें प्रोटॉन तो कितने हो गए? 11। न्यूट्रॉन कैसे मिलेंगे? 23 माइनस 11। सो 23 माइनस 11, ऐसा करते हैं हमारे पास कितने आ गए? 12 न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कोई चार्ज नहीं है
तो प्रोटॉन कितने हैं 11। न्यूट्रल स्पीशी है तो जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होने चाहिए, राइट। तो ये सोडियम की कहानी खत्म हुई। मैंने इसमें प्रोटॉन भी निकाल लिए, मैंने इसमें न्यूट्रॉन भी निकाल लिए और मैंने इसमें इलेक्ट्रॉन भी निकाल लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास कौन था N2। अब N2 के अंदर 2 नाइट्रोजन के एटम हैं। इसका मतलब जो भी कैलकुलेशन होगी उसमें नाइट्रोजन के 2 एटम लेके हमें करना पड़ेगा। तो इसमें प्रोटॉन गिनूंगा तो वहां से सिंबल देखो 14 7, इसका मतलब 7 इंटू 2 टोटल आ गए, दैट इज 14। ठीक, बाकी 7 में से -7 करेंगे तो 14 में से -7 करेंगे, ठीक है, सॉरी 14 में से -7 करेंगे तो ये 7 आएगा और इस पूरी चीज को मुझे मल्टीप्लाई बाई 2 करना पड़ेगा। तो ये भी आ जाएंगे मेरे पास कितने 14। मल्टीप्लाई बाई 2 क्यों किया मैंने, क्योंकि 2 एटम है इसलिए। सपोज यार 3 एटम होते तो 3 से मल्टीप्लाई करते, 4 एटम होते तो 4 से मल्टीप्लाई करते। न्यूट्रल है तो जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक, अगला एग्जांपल CH4। अब CH4 में हमारे पास क्या है कि एक कार्बन का एटम है और 4 हाइड्रोजन के एटम है। तो कार्बन के एक एटम की कैलकुलेशन प्लस हाइड्रोजन के 4 एटम की कैलकुलेशन। ठीक, प्रोटॉन सिंबल देख लो वहां से। तो कार्बन में मेरे पास 6 प्रोटॉन हो गए प्लस 4 प्रोटॉन कहां से आए, हाइड्रोजन से। ठीक, क्योंकि हाइड्रोजन के 4 एटम है, हर एक में एक प्रोटॉन है, कुल कितने हो गए 10। न्यूट्रॉन काउंट करूंगा तो हाइड्रोजन का न्यूट्रॉन 0 आएगा, राइट, 1 - 1। कार्बन का न्यूट्रॉन कितना आएगा 6 + 6 12, तो 6 यहां से आएगा, 0 यहां से आएगा, प्रोटॉन हो गए 6। ठीक, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल स्पीशी है, जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन हो गए। बात समझ में आ गई। अब हम इधर वाले पार्ट पर आते हैं। इधर वाले पार्ट पे हमारे पास क्या है कि यहाँ कैटायन है और यहाँ एनायन है। यहाँ कैटायन पे चार्ज कितना है +1, मतलब जितने हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के हिसाब से काउंट करेंगे उसमें से -1 करना पड़ेगा, सो दैट पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाए। इलेक्ट्रॉन जितने जाएंगे उतना ही पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। 1 जाने पर +1, 2 जाने पर +2, 3 जाने पर +3। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन 1 आके बैठेगा तो -1, 2 आके बैठेंगे तो -2, 3 आके बैठेंगे तो -3। ठीक है, अब देखो यहां फिर हम काउंट करते हैं। तो अब मैं इस तरह लिख रहा हूं कि भाई इसमें प्रोटॉन कितने हैं, इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं। प्रोटॉन काउंट करूंगा कार्बन से 6, हाइड्रोजन से 3, कुल मिला के 9। न्यूट्रॉन काउंट करूंगा कार्बन से फिर 6, 12 - 6, हाइड्रोजन से 0, तो ये 6। इलेक्ट्रॉन काउंट करूंगा तो प्रोटॉन देख लिया मैंने कितने हैं 9, और इस पे चार्ज कितना है +1। मतलब अगर ये न्यूट्रल होता तो इसमें 9 इलेक्ट्रॉन होते, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज है, 1 इलेक्ट्रॉन माइनस करके 8 इलेक्ट्रॉन दिख जाएंगे। बात समझ में आ गई। सिमिलर कैलकुलेशन यहीं पर कर सकते हैं। प्रोटॉन की कहानी वही सेम रहेगी, प्रोटॉन की कहानी वही 6 + 3 = 9। न्यूट्रॉन की कहानी भी वही रहेगी 6 + 0 = 6, लेकिन इलेक्ट्रॉन की कहानी डिफरेंट आएगी। इलेक्ट्रॉन अगर ये न्यूट्रल होता तो जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन होते, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज है तो इसमें इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 9 + 1 = 10। आई थिंक चीजें क्लियर हो गई। इसके बाद मैं थोड़े से और प्रॉब्लम ले लेता हूं उसमें डिफिकल्ट, जिनको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो ये मैंने एग्जांपल लिखा है इसमें, कैलकुलेट नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। 3 अलग अलग स्पीशी में काउंट करेंगे हम। SO4 2- जिसको हम सल्फेट आयन बोलते हैं, NH4+ जिसको अमोनियम आयन बोलते हैं, और ND4+ अमोनिया से मिलता जुलता, लेकिन इस अमोनियम आयन से मिलता जुलता क्योंकि डिफरेंट क्यों है, क्योंकि मैंने हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम काम में लिया है 4+। ठीक है, अब इसमें 1 by 1 सबकी कैलकुलेशन हम परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले यहां देखेंगे सल्फर का एक एटम, सल्फर का सिंबल वो लिखा हुआ है 3216। तो अब मैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन काउंट कर रहा हूं। चार्ज देखेंगे 2- है, ठीक है। प्रोटॉन हमें 2 जगह से काउंट करने पड़ेंगे। सल्फर से काउंट करेंगे, प्रोटॉन कितने दिख रहे हैं आपको 16, जेड से मालूम चल गया। ऑक्सीजन में कितने दिख रहे हैं, ईच में 8 है ना, 16 8 दिख रहा है वो 8, लेकिन 8 × 4, तो 8 × 4 दैट इज 32, राइट, 8 × 4।
ये इसमें प्रोटॉन आ गए। न्यूट्रॉन कैसे काउंट करेंगे? 32 माइनस 16, 16 माइनस 8 सेम ही आ रहा है, तो ये भी सेम हो जाएगा। 16 तो यहाँ हो गया और 32 यहाँ हो गया। 32 कैसे आया? हर एक ऑक्सीजन में 8 न्यूट्रॉन है, 4 ऑक्सीजन है, तो 8 इंटू 4 दैट इज 32। इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट होंगे कि ये मेरे पास आ गए, ठीक। अगर ये न्यूट्रल होता तो जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते, लेकिन ये न्यूट्रल नहीं है, नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब मुझे 2 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करने हैं, तो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 16 प्लस 32 प्लस 2। तो ये इसकी कैलकुलेशन खत्म हो गई, राइट। अगला है NH4 प्लस अमोनियम आयन। प्रोटॉन काउंट करेंगे। प्रोटॉन कैसे काउंट करेंगे? इसमें प्रोटॉन काउंट करने के लिए नाइट्रोजन से देखो 14 माइनस 7, सिंबल क्या है? 7, तो 7 यहां से आ गए। हाइड्रोजन का एक प्रोटॉन आएगा H11, तो 4 एटम है, तो 4 यहां से आ गए, राइट। न्यूट्रॉन काउंट करेंगे तो 14 माइनस 7, यहां से 7 आएंगे। हाइड्रोजन में कितने आएंगे? 0 आएंगे, राइट। इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते। कब? जब ये न्यूट्रल होता है, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसमें से 7 प्लस 4 माइनस 1 करना पड़ेगा, ठीक। तो ये कैटायन बन गया, उतने ही इलेक्ट्रॉन ने माइनस कर दिए। ND4 में कैलकुलेशन नाइट्रोजन में सेम एज अबव 7, लेकिन ड्यूटेरियम में डिफरेंट है। ड्यूटेरियम में क्या होगा? सिंबल है 2 1। ड्यूटेरियम 2 मास नंबर है और 1 इसका एटॉमिक नंबर है। इसका मतलब इसके अंदर एक न्यूट्रॉन है, तो 4 डी एटम है, इसका मतलब 4 हो गए। इधर देखेंगे, सॉरी ये तो प्रोटॉन है, प्रोटॉन तो मुझे वापस से 4 लिखने पड़ेंगे। न्यूट्रॉन की कैलकुलेशन, तो ये प्रोटॉन की कैलकुलेशन तो सेम आएगी, लेकिन न्यूट्रॉन की कैलकुलेशन डिफरेंट आएगी। तो 7 प्लस 4, यहाँ 7 प्लस 0 क्यों लिखा? क्योंकि हाइड्रोजन है, न्यूट्रॉन नहीं होता। जहाँ ड्यूटेरियम है न्यूट्रॉन होता है, इसलिए लिखा गया है। इलेक्ट्रॉन का सेम कहानी रहेगी, 7 प्लस 4 माइनस 1। आई थिंक अब ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि किसी भी स्पीशीज में हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट करने हैं।